नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं डॉक्टर गुलरेज गौरी। आज हमारी खास मेहमान हैं एडवोकेट सपना सिंह, जो हाई कोर्ट में वकालत करती हैं। हम वकालत के पेशे से जुड़े कई बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। मैडम, इस शो में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न है कि कानून की बेसिक जानकारी के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या वो कोई किताब पढ़ें या फिर सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्ट को देखें और कुछ समझें? क्या उनको करना चाहिए? आप सभी को नमस्कार। सर, सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें। आज का जो माहौल चल रहा है उसमें बच्चे सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, पर पढ़ने की आदत सबकी छूट चुकी है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको बेसिक जानकारी, छोटी मोटी भी जानकारी चाहिए तो आप पहले किताबें पढ़िए, उसके बाद फिर अच्छे अधिवक्ताओं की रील्स आती है, उनके चैनल्स होते हैं, आप उनको सुनिए। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अभी बीते दिनों से कुछ बात सुनने में आई कि कानून में बदलाव हुआ है या कानून की धाराओं में बदलाव हुआ है। तो एक आम आदमी इसको किस तरह समझे, क्या बदलाव आया है? सर, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि 125 एक सेक्शन था, वो 144 में चेंज हो गया है। अंदर के जो रूल्स हैं, अंदर की जो रेमेडीज़ हैं, अंदर के जो प्रावधान हैं वो सेम है, केवल उनकी धाराएं चेंज हुई हैं। तो उससे ऐसा कोई खास फ़र्क आम लोगों के लिए कुछ ऐसा होगा नहीं, सिर्फ चेंज हुआ है उनकी धाराएं, और जो प्रोसेस है, प्रोसीडिंग, वो वैसी है। बीते कुछ सालों में एक चीज़ देखने को मिली है कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, वहाँ पर महिला अभिभाषकों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो इसका क्या कारण है? और मेरा दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि बीइंग अ वुमन लॉयर आपको कभी किसी परेशानी का या कोई क्राइम वाला केस है उसके कारण कोई परेशानी उठानी पड़ी? सर, जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि केवल सिर्फ एडवोकेसी में ही नहीं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। हर क्षेत्र में हमारी जो युवतियां हैं वो आगे आ रही है। तो नॉट ओनली फॉर दिस प्रोफेशन, आप देखिए पेट्रोल पंप पे आपको सुपरवाइजर में लड़कियां मिलेंगी, आपको ड्राइविंग करते हुए लड़कियां मिलेंगी। तो इसी क्षेत्र में नहीं, अब ये दौर आ गया है कि आज के दौर में लड़के और लड़कियों का कंपटीशन खत्म हो गया है, जिसमें जो स्किल्ड होगी उस प्रोफेशन में आपको दोनों ही लोग मिलेंगे। अब आपका दूसरा सवाल, बीइंग अ लॉयर, मुझे अभी तक तो ऐसी कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ी, पर अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनसे भी निपटेंगे और वो चीजें भी देख लेंगे। तो अगर आपको आपके क्षेत्र में नॉलेज है, आप अपनी स्किल में मजबूत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या किसी भी वुमन लॉयर को कोई दिक्कत होगी। अपने काम पे आप फोकस करते हैं तो। इन दिनों एक चीज़ बहुत आम तौर पर देखने को मिलती है कि कई बार कुछ लोग उधारी करते हैं या कुछ पैसा उधार लेते हैं, तो जो देने वाला है वो उनके कुछ चेक्स सिक्योरिटी ले लेता है। उसके बाद ये होता है कि उनका वो जो चेक लेने वाला व्यक्ति है उसके मन में लालच आता है या वो कुछ ज़्यादा वसूल करना चाहता है, तो वो चेक बाउंस करा के इससे केस थोप देता है फर्जी वाले। तो इसका क्या समाधान है? ऐसा कहा जाता है कि चेक बाउंस में कोई समाधान नहीं है उसके अंदर, तो बस पैसे देना ही है, या फिर कुछ समाधान भी होता है उसका? अगर आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, देखिए सही व्यक्ति होगा तो चेक देगा, फर्जी व्यक्ति कभी चेक देगा क्या? कि मुझे आपसे अगर पैसे लेना है और अगर कोई व्यक्ति फर्जी है तो वो चेक क्यों देगा? और फर्जी वाला ही करना होगा तो वो फर्जी चेक देगा, अपना जेन्युइन चेक देगा क्या? पर अगर हम लीगली चलते हैं तो हम जेन्युइन चेक देते हैं, जेन्युइन एग्रीमेंट होता है, और अगर हम वो नहीं दे पाते हैं तो जेन्युइन कार्रवाई भी होती है। मतलब फर्जी मामले में फंसाया हुआ व्यक्ति, उसको पास भी पर्याप्त चांस है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे? जी बिल्कुल बिल्कुल, पर्याप्त चांस नहीं, भरपूर चांस है। अगर उसके पास उसके पूरे एविडेंस हैं कि वो अपनी पॉइंट पे, अपने एंड पे बिल्कुल सही है, तो हम वी विल फाइट। मतलब इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना या इस तरह के मामले में झूठा आरोप लगाना या झूठा केस दायर करना, इतना आसान नहीं है कुछ भी? बिल्कुल आसान नहीं है सर। बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं पैसे लेके या चेक लेके, पैसे देके चेक ले लिया और चेक लेके मैं सामने वाले व्यक्ति को फंसाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी कार्रवाई दोनों की लीगल हुई है। तो आप उसको, ना वो छूटेगा और ना आप उसको छोड़ेंगे। आमतौर पर एक प्रश्न सभी का रहता है, सभी लोग इस चीज़ को फेस करते हैं कि यातायात पुलिस द्वारा सड़कों पर वाहन चेकिंग के नाम पर वाहन रोका जाता है और उनकी चाबी निकाल ली जाती है। क्या कहेंगे, एक बार इसमें आप थोड़ा स्पष्टीकरण दें। देखिए, मैं सबसे पहले तो युवाओं को एक ये अपनी तरफ से एडवाइस दूंगी कि आप अगर 18 साल से कम हैं तो गाड़ी ना चलाएं, किसी बड़े व्यक्ति के साथ चलाएं। आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले आपके पास अपनी
सारी चीजें पर्याप्त होनी चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी के कागज, आपका, और आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप नियमों का पालन करें। कोई भी व्यक्ति आपकी गाड़ी की चाबी, आप पे अभद्रता, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। पुलिस के अपने अधिकार होते हैं, वो आपको रोक के बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे। बट वो आपकी चाबी नहीं ले सकते, वो आपका अनैतिक रूप से चालान नहीं काट सकते, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब यदि कभी ऐसा होता है तो व्यवस्थित रूप से और विनम्रता से उनको अपने अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए। बिल्कुल बताया जाना चाहिए। आप उनसे पहले विनम्रता से बात कीजिए कि सर मेरे पास ये चीज है, और मैं, अगर आपने गलती की है तो यू हैव टू से सॉरी, और अगर आप गलत नहीं है तो आप पहले उनसे विनम्रता से बात कीजिए, उनको सद्भावपूर्ण तरीके से समझाइए। नहीं समझते हैं तो फिर उनके लिए भी वही कानून है जो आम लोगों के लिए है। एलएलबी जो कानून की पढ़ाई होती है ये शोषण से बचाती है, व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति सचेत करती है, जागरूक करती है। क्या ये अच्छी इनकम भी दिलाती है? जी, सबसे पहले देखिए, कोई भी पढ़ाई बुरी नहीं होती है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, हर फील्ड आपको नॉलेज देता है, हर फील्ड आपको जानकारी देता है, और हर फील्ड में आप किसी एक फील्ड में जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं। लॉ का एक ऐसा फील्ड है जहां पे नो डाउट अच्छे केसेस आते हैं तो फीस भी अच्छी आती है, पर आपका काम मजबूत होना चाहिए। तो ये एक इनकम ऑफ सोर्स नो डाउट लोग करते हैं। ये एक ऐसा, एक ये वाला प्रोफेशन और एक डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा होता है जो प्रैक्टिसिंग होता है। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जितना अच्छा हम शोषण से बचते हैं, हमें अधिकारों की जानकारी होती है, कर्तव्यों की जानकारी होती है, कहीं ना कहीं हम उसमें इनकम भी जनरेट करते हैं। इन दिनों आम आदमी जब कोई परेशानी में पड़ता है, ख़ासतौर पे किसी विभाग के अंदर, तो वो जाने दो वाला या टालने वाला रवैया अपनाता है। कोई भी इंसान पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए सर, इसमें दो पहलू हैं। एक मानवीय पहलू है, जिसके अंदर हम आमतौर पे ये सुनते हैं कि जाने दो, रहने दो, लेट इट गो, लेट इट बी। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी और के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। पर अगर कानूनी दृष्टि से हम ये देखें तो पहले ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता था या गिर जाता था तो लोग उसकी मदद करते थे। ये मानवीय पहलू है। पर आजकल लोग क्या करते हैं? मदद तो करते हैं, पर पहले वो पुलिस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और बोलते हैं आप जानो, आपका काम जाने। ये दोनों चीजें अलग है, बट ये दोनों चीजें ही मानवीय पहलू से जुड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन बंदा है या बंदी है जिसके साथ गलत हुआ है, तो एक सामाजिक रूप के रूप में एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन कि यू हैव टू से सही, मतलब अगर आप गलत होता हुआ देख रहे हैं तो आप गुनहगार हैं। अगर आपके सामने गलती हो रही है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। वकालत के पेशे में आपने भी बीते कुछ समय में देखा होगा कि शादियां बहुत टूट रही हैं और फैमिली कोर्ट के बाहर बहुत लोग हैं, बहुत बहुत सारे केसेस हैं। क्या कारण है इस सब का, और इन सब पचड़ों से बचने के लिए इंसान को, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि अभी के जो दौर में आप देखिए, हम वही जनरेशन गैप आता है। लोग बोलते हैं कि पहले की शादियां, पहले की महिलाएं सहन कर लेती थी, पर उनको ही सिखाया जाता था कि हमारा घर है, परिवार है, तोड़ना नहीं है। अब जैसे जैसे लड़कियां लिटरेट हो रही है, जैसे जैसे लड़के भी लिटरेट हो रहे हैं, लड़के अपनी मानसिकता नहीं बदल रहे, उनको चाहिए हमें कमाओ, लड़की मिले। तो अगर आपको कम वर्किंग वूमन चाहिए तो वो होम मेकर कैसे बनेगी? और आपको होम मेकर और वर्किंग वुमन दोनों चाहिए तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, वो भी इंसान ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे मेन जो पॉइंट है वो अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आप दोनों अंडरस्टैंड करते हैं तो डिवोर्स की नौबत जाएगी नहीं। पर क्या होता है ना, ईगो क्लेश होता है और दोनों का होता है। मैं किसी एक पक्ष के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारे पास रोज ऐसे केस आते हैं, कभी लड़का आता है डिवोर्स फाइल करने, कभी लड़की आती है, और दोनों का ही कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूँ या तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो, वो बोलती है मैं तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ईगो क्लेश होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपने समझ के आप बात करो ना बैठ के, मिसप्यूट हर जगह होते हैं और वो होते रहेंगे। तो अगर आपके बीच में मिसप्यूट है तो यू हैव टू सॉल्व इट। आप बैठो, आप बात करो, अगर नहीं जमता है तो ये सबसे आखिरी पायदान है। अगर हम हिंदू संस्कृति में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे विवाह विच्छेद जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ विवाह एक ऐसी चीज है जिसमें हम परिवार से जुड़ते हैं। हमारे यहाँ विच्छेद का कोई कॉलम ही नहीं है। बट चूंकि आज के सीनियरों को देखते हुए
6 महीने होते हैं, साल भर होता है, लड़के लड़कियों की जमती नहीं है, या तो लड़का फाइट करता है या लड़की फाइट करती। दूसरा पॉइंट आता है, सहनशीलता नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है, सहनशीलता की कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए, थोड़ा सहन करना चाहिए, फिर आपको बात करनी चाहिए। सबसे पहले आप बात कीजिए, उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचिए। क्या व्यक्ति को जब पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है तो वो व्यक्ति, कोई भी आम इंसान हो, वो किस तरह से अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, अगर आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आया है और आपको बुलाया गया है, तो आपको ये पूरा अधिकार है, संविधान आपको ये पूरा अधिकार देता है, कानूनी अधिकार देता है कि आप जाने कि आपको किस ऑफेंस में बुलाया गया है। ऐसा क्या हुआ है, आपके पास आपके खिलाफ आवेदन आया है या आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, आपके खिलाफ हुआ क्या है, ये जानने का आपको अधिकार है। तो वहां भी आप अपनी विनम्रता, सभ्यता का परिचय देके आप सामने जो भी आईओ है या टीआई महोदय है या जो भी वहां पे अवेलेबल व्यक्ति है, आप उनसे पूछ सकते हैं, और उनका अधिकार है, उनका ये कर्तव्य है कि वो बताएंगे, और आपका ये अधिकार है कि आप जाने कि आपको किस ऑफेंस में बुलाया गया है। हाँ सपना जी, हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।